गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज लेक्चर नंबर 1.2, यानी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है हमारा। पहला लेक्चर क्या था हमारा, थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर को। हमने बताया था कि फिजिक्स क्या होती है और फिजिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। फर्स्ट में क्या था कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के बारे में मैंने बताया था कि आसपास की दुनिया को समझाना ही फिजिक्स कहलाता है, एंड फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस के बारे में थोड़ा सा बताया था। उसके बाद दो बेसिक प्रिंसिपल मैंने बताए थे, दैट इज फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन एंड सेकंड वन इज रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था कि बहुत सारे फेनोमेना को एक सिंगल लॉ द्वारा एक्सप्लेन कर देना, ये क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। एंड रिडक्शनिज्म में मैंने बताया था कि बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना, दैट इज रिडक्शनिज्म। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए बच्चों, स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम पढ़ेंगे सिलेबस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि फिजिक्स के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं +1 और +2 के अंदर, तो इसको हमने डिवाइड किया। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्कोप ऑफ फिजिक्स, दैट इज वन इज macroscopic and second one is microscopic। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैक्रोस्कोपिक नाम से मालूम चल रहा है बड़े साइज के ऑब्जेक्ट, और माइक्रो का मतलब होता है छोटे साइज का ऑब्जेक्ट। और मैक्रोस्कोपिक बहुत पुराना इसमें सिलेबस आएगा, जो हम बहुत पुराने ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए मैक्रोस्कोपिक किस फिजिक्स के अंतर्गत आता है, किस फिजिक्स के अंडर बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, ये आता है क्लासिकल फिजिक्स के अंडर। क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिक बोल सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लासिकल सॉन्ग सुने आपने जो 80s और 90s के होते थे, बहुत पुराने, तो ऐसे समझ सकते हो आप इसको, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के नाम से इसको बोला जाता है। और क्वांटम फिजिक्स जब आप हायर स्टडीज करोगे वहाँ पे आपको डीपली पढ़ाई जाती है क्वांटम फिजिक्स। देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनको डिवाइड करना क्या जरूरी था स्कोप ऑफ फिजिक्स को। क्या एक ही कंप्लीट स्कोप नहीं बनाया जा सकता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक में यूज होने वाली लॉज माइक्रोस्कोपिक में यूज नहीं होती, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक वाली जितनी भी लॉज हैं वो मैक्रो में यूज नहीं होंगी, सेटिस्फाई नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो इसलिए इनको डिवाइड करना बहुत जरूरी था, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा साइज। जैसे मैं मून की तरफ देखता हूँ, जैसे मैं अर्थ की तरफ देखता हूँ, सैटेलाइट की तरफ देखता हूँ, तो हम जैसे रात को मून की तरफ देखते हैं तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसकी फिक्स पोजीशन, हाँ भाई ठीक है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं मून की पोजीशन हल्की सी चेंज होती है, हमें पता लग जाता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर मून की तरफ जब हम देखते हैं तो उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो कि हमें नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं देते, क्या उनकी पोजीशन फिक्स होती है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो पार्टिकल नेचर भी रखते हैं, एक तरीके से वेव नेचर की फॉर्म में भी चलते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आगे की तरफ पढ़ते हैं डिटेल में। फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं हम, मैक्रोस्कोपिक में क्या क्या हम पढ़ेंगे आगे। देखिए क्लासिकल फिजिक्स को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 ब्रांच में डिवाइड करेंगे क्लासिकल फिजिक्स को। फर्स्ट ब्रांच आती है आपकी, फर्स्ट ब्रांच में हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स। सेकंड आती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड फोर्थ वन आती है आपकी ऑप्टिक्स।
ठीक है बच्चों, ये चार ब्रांचों में हमने क्लासिकल फिजिक्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ओके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है सिलेबस बताना। +1 +2 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हमने। मेनली मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स है आपका लगभग पूरा पोर्शन ऑफ +1 क्लास। थर्मोडायनेमिक्स भी आप +1 में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ऑप्टिक्स भी आप 12th क्लास में पढ़ोगे। पहले ऑप्टिक्स को +1 में रखा गया था सीबीएसई में, फिर ये +2 में ही कर दी गई। +1 का सिलेबस ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू +2, तो ये ऑप्टिक्स को वहाँ से निकाल के +2 में डाल दिया गया। तो देखिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे कार का मोशन, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट के बारे में, बेंडिंग ऑफ रोड, रोटेशनल मोशन, ऑफ व्हील, ठीक है, साउंड वेव्स, ठीक है, और भी बहुत सारे फेनोमेना इसमें आते हैं, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और भी बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखूंगा नहीं, क्योंकि इनके बारे में डीपली स्टडी हम करने वाले हैं। पूरी +1 में यही टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि स्कोप ऑफ फिजिक्स यहाँ पे हमें सिलेबस बता रहा है, तो हम मेनली सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स के अंदर। कार मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ठीक है, मोमेंटम, कितने स्पीड से, जो कि आप 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन के दौरान क्या क्या फेनोमेना हमारे सामने आते हैं, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट किस तरीके से लॉन्च होता है, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट आती है इनमें, बेंडिंग ऑफ रोड को बेंड करते हैं तो किस तरीके से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोड्स ऐसे होते हैं कि ड्यूरिंग रोटेशन जैसे ही कोई मोड आता है, रोड क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही मोड आता है तो रोड एक साइड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। ये क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रोटेशनल ऑफ मोशन ऑफ व्हील, पहिए का घूमना, यानी रोटेशनल मोशन के बारे में, कंप्लीट रोटेशनल मोशन के बारे में हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। साउंड वेव के बारे में, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, कौन सी चीज़ तैरती है डूबती है, ये भी 9th क्लास में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह के बारे में, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम +1 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे मैकेनिक्स के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट, ये हमारी 8th यूनिट आएगी +1 के अंदर, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, हीट वगैरह के बारे में, इंजन्स के बारे में, हीट इंजन्स के बारे में हम इनमें पढ़ेंगे, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर, कोई चीज़ ठंडी कैसे होती है, रेफ्रिजरेटर के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो चीज़ अपने आप हो जाए या जो चीज़ अपने आप ना हो, उस तरीके से। तो ये कुछ एक चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नाम से मालूम चल रहा है, चार्ज हो गया हमारा, करंट हो गया, मैग्नेट के बारे में आ गया इसके अंदर, और भी बहुत सारे फेनोमेना इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एसी करंट हो गया, डीसी करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। तो ये सारे डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर।
ऑप्टिक्स, वाओ, इट्स मोस्ट माय वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऑप्टिक्स। ये हम बहुत ही स्टडी करते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स की भी यही है। ठीक है, हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सबसे ज़्यादा मार्क्स और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे हम लेंस हो गए, हमारे मिरर हो गए, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया बच्चों। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हो गया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। तो रेनबो के बारे में इस तरीके की सारे फेनोमेना किसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, वेव नेचर हो गया, वेव नेचर पढ़ेंगे हम, लाइट नेचर पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे इसमें हम। लाइट का, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये चार हिस्सों में तोड़ा गया हमारा ये पूरी क्लासिकल फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, अब आता है क्वांटम फिजिक्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, क्वांटम फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, इन शॉर्ट में बताऊं तो क्वांटम फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब रेज हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियाई। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जो स्टडी की जाती है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज क्वांटम फिजिक्स। देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपके पास, सो डोंट वरी। माइक्रोस्कोपिक के अंदर बच्चों हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन, एक्सरेज हो गई, एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हो गए, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इनकी चार्ज पार्टिकल की स्टडी हम करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों की हम स्टडी इसमें करते हैं। चलिए, ये था आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये आपका थर्ड लेक्चर था। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ हमारे। अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा थ्योरेटिकल है बट आई होप समझ में आएगा आपको। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में रिलेशन बताना है हमें। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में रिलेशन किस तरीके से बताया। तो कहा जाता है कि बच्चों, फिजिक्स जो होता है ना और टेक्नोलॉजी, वो मिलकर ही क्या चीज, किस चीज का निर्माण करते हैं, सोसाइटी का। कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जो कि फिजिक्स ने दी है और कुछ ऐसे फेनोमेना है जो कि टेक्नोलॉजी से आए हैं। देखिए, थोड़े से एग्जांपल्स के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक स्टीम इंजन था बहुत पहले जमाने में, स्टीम इंजन। ठीक है, कुछ साल पहले इनका यूज किया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में ये कामयाब नहीं है। तो स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं हम। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी। तो सिंपल सी बात है, स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को अगर मेरे को इंक्रीज करना है तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, improvement in
यानी हम कह सकते हैं कि नीड ऑफ टेक्नोलॉजी। इन सारी चीजों को देखते हुए कि हमने एक स्टीम इंजन लिया था पुराना सा, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। यानी हमें जरूरत है, और जहां टेक्नोलॉजी की जरूरत की बात आती है ना बच्चों, वहां पर क्या चीज आती है, ध्यान से देखना बच्चों, कि जहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत की बात आएगी ना, वहां पर फिजिक्स की एक नई ब्रांच का जन्म, ठीक है, और उस ब्रांच का नाम क्या हो पड़ा, थर्मोडायनेमिक्स, जो कि अभी अभी मैंने क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच में आपको पढ़ाया था। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं हीट इंजन की, उसकी एफिशिएंसी की, ठीक है, क्लियर है। हमने सोचा कि स्टीम इंजन की भाई इसको मॉडिफाई करना होगा, भाई मॉडिफाई करना है तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट चाहिए, हमें कोई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी में जरूरत की बात आई तो वहां पे फिजिक्स ने एक और ब्रांच का जन्म दिया यहाँ पे, और उस फिजिक्स की ब्रांच का नाम क्या रखा गया, थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हम सभी प्रकार के हीट इंजन्स की स्टडी करेंगे +1 की 8th यूनिट के अंदर, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी की जरूरत थी तो हमें फिजिक्स मिली, ठीक है, टेक्नोलॉजी की जरूरत थी तो फिजिक्स हमने दी, और इस जब ये हीट इंजन मॉडिफाई हो गया तो सोसाइटी के काम आ रहे, लोगों के काम आ रहे, ठीक है। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी मिलके सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं बच्चों। एक और एग्जांपल देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी से ही फिजिक्स का निर्माण होता है, कई चीजें ऐसी होती हैं, देखना एक और एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जब हमने सेमीकंडक्टर की खोज की थी स्टार्टिंग में, और हमने सिलिकॉन की चिप बनाना स्टार्ट किया था, सिलिकॉन की चिप, जब हमने डायोड बनाए थे, ठीक है, ये छोटे छोटे हमने डिवाइस बनाए थे, तो इन छोटे छोटे डिवाइस से अलग अलग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। कौन कौन से, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ जिसके अंदर हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, लैपटॉप का निर्माण हुआ जिसके अंदर भी ये सारी चीजें, डायोड वगैरह, सिलिकॉन चिप का यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, हमारे मोबाइल में इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है बच्चों। टीवी देखते हैं जिसका नाम बदल कर अब क्या रख दिया गया है, एलईडी यूज होने लग गई अब तो टीवी की बजाय। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती गई, किसकी वजह से, कि फिजिक्स ने इन 3 चीजों का निर्माण किया, ऐसी और भी हैं 1-2 चीजें, उनके वजह से टेक्नोलॉजी ये चीजें हमें मिली जो कि सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। आप मुझे देख पा रहे हो मोबाइल की वजह से, सिर्फ इनकी वजह से, सारी फिजिक्स की वजह से, ठीक है। फिजिक्स ने इन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और ये टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान दे रही है बच्चों, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी से ही फिजिक्स बनी हो, फिजिक्स के कुछ एक डिवाइस भी नई नई टेक्नोलॉजी को जन्म देते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बढ़िया तरीके से हमने इसकी स्टडी कर ली। रेज जितनी भी आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, 7-8 प्रकार की रेज आती है, एक्स रेज, गामा रेज, विजिबल रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, इस तरीके की। जब उन रेज का अच्छी तरह से आविष्कार हो गया तो एक बहुत ही बड़ी चीज आई हमारे सामने, कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम। हम किस तरीके से सैटेलाइट से कनेक्ट हैं, किस तरीके से हम टीवी वगैरह पे, एलईडी वगैरह पे हर एक सीरियल, हर एक मूवीज वगैरह इजीली देख पाते हैं, किसकी हेल्प से, कम्युनिकेशन सिस्टम की हेल्प से। और अगर वेव्स नहीं होती, कनेक्शन करने का काम तो वेव्स का ही होता है, रेज का ही होता है, तो अगर ये नहीं होती तो कम्युनिकेशन सिस्टम का आविष्कार नहीं होता।
तो बच्चों टेक्नोलॉजी और फिजिक्स दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक है, और ये जब दोनों मिलके कुछ नई चीजें बनाती हैं तो वो सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो ये एक थ्योरेटिकल हमारे पास एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आप थोड़े बहुत स्टडी कर लीजिए, बाकी इसके नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।